अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए सेकंड। बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 17। एक्चुअली जो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है वो ये करनी है कि लेक्चर नंबर 15 के नेम से मेरे से 2 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, जिनमें से एक लेक्चर नंबर 15 ही है और एक जो है वो लेक्चर नंबर 16 है। लेकिन वो 16 की जगह पे भी मेरे से गलती से 15 लिखा गया है। सो एनी हाउ अब सर अफजल ने को मैंने बोला है, उन्होंने वो ठीक किया है, लेकिन उन्हें भी पता नहीं चला उनसे क्या हुआ है कि जो एक्चुअल लेक्चर नंबर 15 है ना, यस, एक्चुअल लेक्चर नंबर 15 उसको उन्होंने लेक्चर नंबर 16 का नंबर दे दिया है और जो लेक्चर नंबर 16 है वो लेक्चर नंबर 15 के नेम से ही है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को मैं अनाउंस कर रही हूँ बार बार कि वो लेक्चर जो हैं वो ऑल्टरनेटिव हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 16 जो है वो एक्चुअली लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 15 जो है वो एक्चुअली लेक्चर नंबर 16 है। ठीक है, तो ये आप ऑल्टरनेटिव बेसिस पे इसको रिसीव करिएगा ताकि आपको भी कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो बेटा दिस वाज द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर योर स्टूडेंट्स। और बेटा अब जो है वो लेक्चर नंबर हमारा 17 कंटिन्यू है। तो लेक्चर नंबर 17 में जो है वो हम, आपको पता है कि लेक्चर नंबर 16 में जो है वो हमने मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट और मोटिवेशनल थ्योरीज़ जो हैं वो हमने स्टार्ट की थी। और मोटिवेशन की जो है वो 2 तरह की थ्योरीज़ हैं, एक है हमारे पास कंटेंट थ्योरीज़ और दूसरी है हमारे पास प्रोसेस थ्योरीज़। यस, अब हमने जो है वो कंटेंट थ्योरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंटेंट थ्योरी स्टार्ट करवाई थी, जिनमें से पहली थ्योरी हमने मैस्लोज़ की कंटेंट थ्योरी जो है वो हमने डिस्कस की थी। आज हम सेकंड थ्योरी जो है, जो एल्डरफर्ड्स की थ्योरी है, एल्डरफर्ड्स की ERJ थ्योरी, आज हम वो पढ़ेंगे। एंड आई होप सो कि इसी लेक्चर में जो है वो हमारी जो थर्ड हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एंड आई होप सो इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, ये थ्योरीज़ स्टार्ट करने से पहले भी आपको पीछे मैस्लोज़ का लिटिल बिट कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं उसका एक रफ सा कॉन्सेप्ट में रिपीट कर रही हूँ कि मैस्लोज़ ने अपनी थ्योरी में ये कहा था, क्योंकि ये कंटेंट थ्योरीज़ है ना, तो कंटेंट थ्योरीज़ वो होती हैं जो इंटरनल नीड की बेस पे होती हैं। किसी भी इंसान की जो इंटरनल नीड के फैक्टर्स हैं, जो उसकी सर्वाइवल का हक समझा जाता है कि फॉर एवरी पर्सन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, दीज आर द बेसिक एंड द नेसेसरी थिंग्स दैट ही और शी शुड मीट। ठीक है, तो अब जैसे यही बात मैस्लोज़ ने की। मैस्लोज़ ने 5 फैक्टर्स जो थे, यस, वेरी बेसिकली द वेरी 5 फैक्टर्स जो थे वो उसने प्रेजेंट किए। उसने जो था वो उसमें लोअर लेवल की नीड्स और अपर लेवल की नीड्स को, उन फैक्टर्स को उनमें सेग्रीगेट किया। लोअर लेवल की नीड्स में उसने साइकोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स को पुट किया, और अपर लेवल की नीड्स में उसने बिलोंगिंगलेस नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स को पूरा किया। यानी कि बेसिकली मैस्लोज़ ने 5 तरह के नीड फैक्टर्स दिए और उसने ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे कोई एम्प्लॉय छोटे लेवल पे काम कर रहा है, चाहे कोई एम्प्लॉय बड़े लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये उस एम्प्लॉय का हक है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में सरवाइव करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करने के लिए उसकी एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम भी अगर हम बात करें तो लोअर लेवल नीड्स जो हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। अब लोअर लेवल नीड्स में उसकी कौन सी नीड्स हैं? साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और सिक्योरिटी नीड्स हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या कहती हैं कि रोटी, पानी, कपड़ा, मकान। आप खुद भी देखें, चाहे आप छोटे लेवल पे, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, लेकिन हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए और इस दुनिया में रहने के लिए जो है वो रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। अगर मकान नहीं भी है तो एनी हाउ वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे जहन से निकल गया है, नेम ही मेरे जहन से निकल गया, जिप्सी। यस, मुझे याद आया बेटा, जिप्सी इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो जुगियाँ होती हैं ना, जो जुगियों में रहते हैं और जुगियाँ लगाती हैं, जुगी को एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं जिप्सी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़हन ने काम किया और मुझे याद आ गया। तो बेटा ये जो मतलब जिन लोगों के पास मकान नहीं होता वो जिप्सीज़ में रहना जो है, यानी कि ज़रूरत फिर भी है, चाहे वो किसी भी नबीयत की हो, वो किसी भी तरह की हो, लेकिन हर इंसान के पास एक छत का होना जो है ना वो ज़रूरी है इस दुनिया में। तो इसी तरह से मैस्लोज़ ने ये कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ के जो हैं वो कुछ अपर नीड्स हैं और कुछ लोअर लेवल की नीड्स हैं। तो उसमें से भी जो लोअर लेवल की नीड्स हैं, जिनमें साइकोलॉजिकल नीड्स जो रोटी पानी कपड़ा मकान मैंने अभी मेंशन किया, और सिक्योरिटी नीड्स जैसे कि हर इंसान की अपनी जिस्मानी सिक्योरिटी भी होना, सेल्फ रिस्पेक्ट की सिक्योरिटी होना, माल की सिक्योरिटी होना, जान की सिक्योरिटी होना, हर तरह की सिक्योरिटी जो है वो उसका हक है। ठीक है, सो दीज आर द वैसे वेरी बेसिक थिंग्स। अगर आप इनको सोचें भी तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं किसी भी इंसान के सर्वाइवल के लिए। तो मैस्लोज़ ने ये कहा कि एट लीस्ट अगर आप कम से कम भी अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए करें तो आप एटलीस्ट ये जो लोअर लेवल के 2 नीड्स हैं आप इनको पूरा कर दें, तो भी आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे, वो काम में क्रिएटिवनेस लेकर आएंगे, वो काम में अपनी सेल्फ एफर्ट्स लेकर आएंगे, वो आपके लिए कुछ ना कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। ये मैस्लोज़ ने कहा था, क्योंकि बेटा अल्टीमेट जो इन सारी थ्योरीज़ को डिस्कस करने का मकसद है वो यही है कि हाउ कैन वी कीप आवर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड कैसे रखना है या कैसे हमें मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ मिलने चाहिए। तो एनी हाउ मैस्लोज़ ने तो 5 फैक्टर्स ऑफ इंटरनल नीड्स जो थे वो उसने प्रेजेंट कर दिए। अब मैस्लोज़ के काम के बाद जो है वो एल्डरफर आया। ठीक है, ये सेकंड थ्योरी है। और एल्डरफर ने क्या कहा है, एल्डरफर ने मैस्लोज़ के काम को ही पकड़ा और उसने उन 5 बेसिक फैक्टर्स को 3 बेसिक फैक्टर्स में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, यानी कि उन 5 फैक्टर्स को शॉर्ट करके उसने 3 फैक्टर्स में जो है वो कैटेगराइज कर दिया। और उनमें से फैक्टर नंबर 1 को उसने नाम दिया एग्जिस्टेंस नीड्स का, फैक्टर नंबर 2 को उसने नाम दिया रेजिस्टेंस नीड्स का, और फैक्टर नंबर 3 को उसने नाम दिया ग्रोथ नीड्स का। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इन तीनों को आगे मैं जब डिटेल में आपको समझाऊंगी तो आप देखिएगा कि इन तीनों में कहीं में 1 नीड लाई करी है, किसी में 2 नीड्स लाई करी हैं, किसी में 3 नीड्स लाई करी हैं, लेकिन वो नीड्स वही हैं जो कि मैस्लोज़ ने जो है वो दी हैं। ठीक है, सो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट द थ्योरी। द सेकेंड वन कंटेंट थ्योरी विच इज़ द एल्डरफर्स ERG थ्योरी। तो बेटा एल्डरफर्स ने क्या किया कि पिक अप द मैस्लोज़ वर्क, उसने मैस्लोज़ के काम को ही पिकअप किया एंड क्लासीफाइड नीड्स इनटू 3 कैटेगरीज, और उसने नीड्स को 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, एग्जिस्टेंस नीड्स, E स्टैंड्स फॉर द एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस नीड्स, R स्टैंड्स फॉर द रिलेटेडनेस एंड G स्टैंड्स फॉर द ग्रोथ नीड्स। ठीक है, अब अगर एग्जिस्टेंट नीड्स की बात करूं तो इसमें मैस्लोज़ की जो पहली 2 लोअर लेवल की नीड्स हैं ना, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और सिक्योरिटी नीड्स हैं, ये 2 तरह की नीड्स आ जाती हैं एग्जिस्टेंस नीड्स में। यानी कि एल्डरफर ने इन 2 तरह की नीड्स को कंबाइन करके एक कैटेगरी में कर दिया और उस कैटेगरी को नाम दे दिया एग्जिस्टेंस नीड्स का। ठीक है, दूसरी अगर मैं देखूं रिलेटेडनेस नीड्स, R स्टैंड्स फॉर द ERG, R स्टैंड्स फॉर द रिलेटेडनेस, तो उसने जो है वो इसको रिलेटेडनेस नीड, जैसे उसकी बिलोंगिंगनेस नीड थी मैस्लोज़ की, बिलोंग करना, लिंक करना। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि जैसे मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे भी उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एफर्टफुल काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं मोटिवेटेड रहूँ। लेकिन उस मोटिवेशन के लिए भी मेरे लिए ज़रूरी है कि जो मेरी बेसिक नीड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरी हों। ठीक है, अब अगर मैं रिलेटेडनेस नीड्स की बात करती हूँ तो इसमें मेरे लेवल पे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ आप स्टूडेंट्स को, तो मेरे लेवल पे 3 तरह के रिलेशनशिप्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्हें मैंने मेंटेन करना है और जो बाकी दूसरी साइड ने मेरे साथ मेंटेन करनी है। बेटा उसमें सबसे जो अपर लेवल का रिलेशनशिप आ जाता है वो तो है ना CEO के साथ और सर रिजवान के साथ, वो ये रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, यानी कि आपका अपनी मैनेजमेंट, अपने ऑनर्स के साथ, अपने CEOs के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव है, वो अप्रिशिएटेड है, वो किस किस्म का रिलेशनशिप है। ठीक है,
और दूसरे नंबर पे आ जाता है मेरा अपने कुलीग्स के साथ रिलेशनशिप, कि हम कुलीग्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, वो बहुत स्मूथ है या रफ सा है, किस किस्म का रिलेशनशिप है। और बेटा थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास ग्रोथ नीड्स आ जाती हैं, रिलेटेडनेस नीड्स। और थर्ड नंबर पे जो रिलेशनशिप आ जाएगा, जो बिलोंगिंगनेस आ जाएगी, वो मेरा है आप स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप, कि मेरा आपके साथ कैसा रिलेशनशिप है और आपका मेरे साथ कैसा रिलेशनशिप है। ये तीनों तरह की बिलोंगिंगनेस नीड्स अगर अच्छे से पूरी होंगी, पॉजिटिव वे में पूरी होंगी, तो मैं भी अच्छे से काम करूँगी और आप लोग भी जिनको मैंने सर्विसेज प्रेजेंट करनी है, आप भी अच्छे से जो है वो उस चीज़ को रिसीव करेंगे। तो बेटा रिलेटेडनेस नीड्स में जो मैस्लोस की नीड लाई करती है वो है बिलोंगिंगनेस नीड्स। और थर्ड नंबर पे है जी स्टैंड्स फॉर द ग्रोथ। तो ये ग्रोथ नीड्स के बारे में आ जाता है, जिसमें कि हमारी एस्टीम नीड्स आ जाती हैं मैस्लोस की, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स आ जाती हैं। बेटा मुझे 2 मिनट ज़रा गैप दे, मैं पानी पिया हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया, ठीक है। आई एम जस्ट कमिंग। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से एल्डरफर ने तीन तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया मैस्लोस की नीड्स को, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था कि मैस्लोस ने तो ये कहा था ना कि आप एटलीस्ट लोअर लेवल की नीड्स पूरी कर दे तो अपर लेवल की नीड्स खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी, या उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो एल्डरफर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बेसिक फोकस करने की चीज़ है वो ये है कि आप अपनी सेल्फ, उसने यानी कि एल्डरफर ने जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स को और सिक्योरिटी नीड्स पे फोकस ज़्यादा किया था मैस्लोज ने, लेकिन एल्डरफर ने जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे ज़्यादा फोकस किया। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक इंसान को खुद से पता है कि उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है और वो किस काम को ज़्यादा बेहतर कर सकता है, यानी कि एक इंसान को खुद ही अपने टैलेंट का पता है। तो वो अपने टैलेंट के लिहाज से जो है वो काम को करना भी चाहता है। अगर वो कुछ क्रिएटिविटी लेकर आना चाहता है तो वो लेके भी आना चाहता है, वो कुछ एफर्टफुल काम करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो वो करना भी चाहता है। तो अगर वो करना चाहे और कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे से उसको ये मौका ही ना दे, कोई प्लेटफॉर्म ही ना उसको प्रोवाइड करे, तो वो कैसे कर सकेगा, वो मोटिवेशन तो नहीं हो सकेगी ना उसकी। तो यही बात एल्डरफर ने की कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को जो है वो फोकस करें, उस पर जो है आप काम करें, उसको ज़्यादा आप प्रेफरेंस दें, ये बाकी जो नीड्स हैं ये खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड है और उस मोटिवेशन में रहते हुए वो कुछ डिफरेंट करना चाह रहा है, तो लेट हिम और हर डू, ठीक है, आप एटलीस्ट उसको करने दें, ठीक है। तो बेटा ये था मैस्लोस का पॉइंट ऑफ व्यू, और उससे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो एल्डरफर का था। अच्छा, एल्डरफर ने क्या कहा, एन इंडिविजुअल्स सेटिस्फेक्शन डज नॉट लाई इन द कंप्लीशन। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान की सेटिस्फेक्शन जो है वो इस बात में लाई नहीं करती कि पहले लोअर लेवल नीड्स पूरी हो जाएं और फिर अपर लेवल नीड्स पूरी हों, ठीक है। ये देखिए, डज नॉट लाई इन द कंप्लीशन ऑफ द लोअर लेवल नीड्स फर्स्ट एंड देन द अपर लेवल नीड्स। उसने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि पहले लोअर लेवल नीड्स पूरी हो फिर अपर, ये तो एक कोई लॉजिकल बात ही नहीं बनती। बल्कि उसने ये कहा कि बीइंग अ मैनेजर और द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट पैनल
मैनेजर शुड फोकस टू अकम्प्लिश द ERG नीड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि आपने अगर मैनेजमेंट अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना चाहती है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना चाहती है, मोटिवेट करना चाहती है, तो उसे ERG नीड्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ERG में भी बेटा मैंने यहाँ पे G पे ज़्यादा फोकस किया है, ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स में एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स आ जाती हैं। यानी कि एल्डर फर का जो ज़्यादा फोकस था वो ये था कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की एस्टीम नीड्स को और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पहले पूरा करें। वो पूरा हो गई तो यू कैन सी कि योर एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड। ठीक है, अब बेटा ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे मैस्लोस के और एल्डर फर के। आगे हमारे पास जो थर्ड थ्योरी आ जाती है वो है हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी। अच्छा बेटा, उसने क्या कहा, अब मैस्लोस ने और एल्डर फर ने फोकस किया, ध्यान दिया सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने पे। उन्होंने ये बात तो एक्सप्लेन ही नहीं की कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। जो मोटिवेशन जो हमारा बेसिक टॉपिक है, उन्होंने इस चीज़ को तो डिस्कस ही नहीं किया अपनी थ्योरी में। तो फिर लेकिन एनी हाउ उनका काम बहुत आप कह लें कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आज भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में, आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाके देख लें, यूनाइटेड किंगडम में जाके देख लें, तो ज़्यादातर मैस्लोस और एल्डर फर की जो मोटिवेशन थ्योरीज हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हर्ट्ज़बर्ग ने क्या किया, हर्ट्ज़बर्ग ने फिर एल्डर फर के काम को पकड़ा, एल्डर फर ने मैस्लोस के काम को पकड़ा था, और हर्ट्ज़बर्ग ने क्या किया, इसने जो है वो एल्डर फर के काम को पकड़ा और मज़ीद उसको बेहतर तरीके में एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हर्ट्ज़बर्ग ने कहा कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करें, मसला ये नहीं है कि उनको सेटिस्फाई करना है, मसला ये है कि उनको मोटिवेट करना है। आप समझ में आया? यानी कि हर्ट्ज़बर्ग ने जो फोकस किया उसने ये किया, उसने सेटिस्फेक्शन पे फोकस नहीं किया, उसने मोटिवेशन पे फोकस किया। तो हर्ट्ज़बर्ग की हाइजीन मोटिवेशनल नीड्स क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि हर्ट्ज़बर्ग्स मेन फोकस इज़ ऑन मीटिंग लोअर लेवल नीड्स और अपर लेवल नीड्स। नोट लिखना भूल ही गई है, इज़ नोट ऑन द अपर लेवल नीड्स और द लोअर लेवल नीड्स। But he stated that our main objective is not only to meet the satisfaction of the employees, to meet the satisfaction level of the employees, but the point is to motivate them for the creative and the self efforts। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि हर्ट्ज़बर्ग का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं करना, हमने उन्हें मोटिवेट करना है। और मोटिवेट भी किस काम के लिए करना है कि वो क्रिएटिव काम करें और एफर्टफुल काम करें, एफर्ट्स के साथ बढ़ाओ, कुछ डिफरेंट करें जो पहले किसी ने ना किया हो। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए उसने जो था उसने फोकस किया एस्टीम नीड्स पे। एल्डर फर ने ग्रोथ नीड्स पे ज़्यादा फोकस किया। ग्रोथ नीड्स में भी दो तरह की नीड्स हैं, एक है हमारे पास एस्टीम नीड्स और दूसरी हैं हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो एल्डर फर ने ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फोकस किया, लेकिन इसने एस्टीम नीड्स को फोकस किया। एस्टीम नीड्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले किया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, उनका इन्वायरमेंट होता है कि वो हर थोड़े से टाइम पीरियड के बाद कुछ ना कुछ ट्रेनिंग सेशन रख लेती हैं। उस ट्रेनिंग सेशन के ज़रिए से ना सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ फ्रेश हो जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है, उन्हें एक इवेंट करने का भी मौका मिल जाता है, एक रूटीन से कुछ हट के डिफरेंट भी हो जाता है, लेकिन उस ट्रेनिंग में उनको बहुत कुछ सिखा भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो फ्रेश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्रेनिंग का वजह से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो गया।
इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो गया कि आप एस्टीम का मतलब होता है इज्जत से निकला है बेटा, ये सेल्फ एस्टीम होना, सेल्फ रिस्पेक्ट का होना, ठीक है। तो हर्ट्सबर्ग ने जो है वो ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि जब आप एक एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा करेंगे, यानी कि अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसकी ज़रूरत पूरा करें, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसके साथ कोऑपरेट करें, अगर उसको लीव्स की ज़रूरत है तो आप उसको लीव दें, अगर उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो। ये होता है किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, किसी की रिस्पेक्ट देना, किसी को एस्टीम वैल्यू देना, ठीक है। तो उसने ये कहा, हर्ट्सबर्ग ने ये कहा कि यू जस्ट फोकस ऑन द एस्टीम नीड्स, आप एस्टीम नीड्स पे फोकस करेंगे तो एम्प्लॉयज़ खुद ब खुद उनमें आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, इंप्रेशन पॉजिटिव जाएगा तो डेफिनेटली वो जो है वो क्रिएटिव और एफर्टफुल काम करेंगे, ठीक है बेटा। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। तो ही स्टेटेड मीटिंग लोअर लेवल नीड्स कैन ओनली सेटिस्फाई द एम्प्लॉय। उसने कहा कि आप लोअर लेवल नीड्स को पूरा भी कर लें, लेकिन उससे क्या होगा, उससे सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, बट नॉट मोटिवेट दैम, ठीक है। लेकिन ये इसको सेटिस्फाई तो कर सकता है ये चीज़, लोअर लेवल और अपर लेवल का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये उनको मोटिवेट नहीं कर सकता। मैनेजर्स शुड फोकस ऑन मीटिंग द सेल्फ एस्टीम नीड्स। उसने किस पे फोकस किया, उसने सेल्फ एस्टीम नीड्स पे फोकस किया। दैट अर्ज द फोर्सेस, ये नीड्स का पूरा होना क्या करता है, अर्ज उभारती हैं द फोर्सेस ऑफ एफर्ट्स इन द एम्प्लॉयज़ के अंदर एफर्ट्स की फोर्सेस को, ठीक है बेटा। ये थी हमारे पास कंटेंट थ्योरीज, जो कि 3 थ्योरीज थी जो कि आज कवर हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपनी प्रोसेस थ्योरीज़ के पे। प्रोसेस थ्योरीज़ भी जो हैं वो टोटल आपकी 3 तरह की थ्योरीज़ हैं जो कि बहुत इजी हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ हैं लेकिन इजी हैं। आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगी। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस थ्योरीज। यस अच्छा बेटा, ये एप्लीकेशन ऑफ द मोटिवेशन द रिवॉर्ड सिस्टम ये आपका नहीं है, आपका ये नहीं है टॉपिक, ये नहीं है आपका, ये बस मैंने असाइनमेंट देनी थी, मैंने शायद इसलिए लिख लिया कि नहीं। हाँ, अभी मैं असाइनमेंट अनाउंस नहीं कर रही आपको, ठीक है। सो बेटा प्रोसेस थ्योरीज जो है वो बेसिकली, जैसे मैंने आपको कंटेंट थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया था कि कंटेंट थ्योरीज जो है वो इंटरनल नीड बेस्ड थ्योरीज हैं। तो आपने भी यही बात देखी कि 3 की 3 थ्योरीज जो हमने पढ़ी उसमें इंटरनल नीड्स को ही डिस्कस किया गया है। इसी तरह से प्रोसेस थ्योरीज जो हैं वो कॉन्शियसनेस पे जो है वो बेस करती हैं, किसी इंसान के मेंटल इंटेलिजेंस पे जो है वो बेस करती हैं, किसी इंसान की मेंटल हेल्थ पे बेस करती हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है, इन थ्योरीज़ में उन थ्योरीज़ में आप फ़र्क ये लेके आ सकते हैं कि उन थ्योरीज़ ने नीड पे फोकस किया, नीड पे फोकस करते हुए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया, और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे फोकस करते हुए उन्होंने मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ पे फोकस किया। लेकिन ये एम्प्लॉयज़ कहती हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटली हेल्दी कर दें, ठीक है। आप उनको इस काबिल बना दें कि अगर उन्हें कहीं ना कहीं कोई मुश्किल आई है, अगर आप कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो वो आसानी से कर सकें, ठीक है। उनके लिए काम मुश्किल ना लगे। जैसे मुझे याद है कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ बिहेविंग एंड डिसीजनिंग, ठीक है, यानी कि आप अपने जहन, एक तंदुरुस्त और सेहतमंद जहन से आप में रहें, आप हेल्दी आइडियाज़ होंगे, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट होगा, हेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे, हेल्दी सैलरी पैकेज होगा, तो देन डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्शियस स्टेट ऑफ बिहेविंग एंड डिसीजनिंग, कि इसमें आपने बिहेवियर भी और डिसीजन मेकिंग भी जो है वो एक्टिवली करनी है, माइंड से करनी है, और इसके लिए माइंड का एक्टिव और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेटा अब ये थ्योरीज़ जो हैं बेसिकली इन थ्योरीज़ का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इन थ्योरीज़ का, वो यहाँ पे मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो बेसिकली इन थ्योरीज़ में पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली थ्योरीज़ जो हैं ये इन 3 क्वेश्चंस को आंसर्स करती हैं। बेसिकली और भी क्वेश्चंस बहुत सारे उठ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक, मैं बार बार बेसिक का वर्ड इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप इसको ओवरऑल ना समझ लें। ये सिर्फ बेसिक चंद अप टू द लिस्ट हैं, एट द टॉप ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द लिस्ट हैं, बाकी चीज़ें भी हैं थिंग्स अपार्ट। तो लेकिन एनी हाउ बेटा, दीज थ्योरीज प्रेजेंट
द फैक्टर्स टू आंसर, अच्छा ये थ्योरीज जो हैं ये इन फैक्टर्स पे फोकस करती हैं जिनका आंसर है कि हाउ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी एनर्जाइज्ड। बेटा सबसे पहले अगर आप मोटिवेशन को देखें तो मोटिवेशन भी तो एक बिहेवियर ही है ना, लेकिन वो कौन सा बिहेवियर, वो एनर्जाइज्ड बिहेवियर है, वो पॉजिटिव बिहेवियर है, उसमें सुस्ती नहीं है, काहली नहीं है, काम से भागने का कॉन्सेप्ट नहीं है, काम करने का कॉन्सेप्ट है, और क्रिएटिविटी लेकर आने का कॉन्सेप्ट है, एफर्टफुल काम करने का कॉन्सेप्ट है। तो वो भी बेसिकली एक बिहेवियर ही है ना। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर एनर्जाइज्ड बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ समवन कैन बी कॉन्शियसली डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि आप किसी भी एक इंसान को किसी ख़ास सिमत की तरफ कैसे लगा सकते हैं। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो नॉर्मल रूटीन में तो जो काम कर रहे हैं वो अपना डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट नया आ गया है और आपने अपने एम्प्लॉयज़ को उस नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ उस प्रोजेक्ट का काम भी देना है, तो आप किस तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अपने एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं। बेटा अगला है दीज थ्योरीज बेसिकली फोकस ऑन द कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरीज जो हैं ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, कोग्निटिव फोकस पे। बेटा कोग्निटिव फोकस क्या होता है, जो सेल्फ लर्निंग, जैसे सेल्फ एक्सपीरियंस हो गया, सेल्फ लर्निंग हो गई, इस तरह की चीज़ें जो इंसान खुद से सीखता है या वक्त के साथ साथ इंसान में आ जाती हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो एनीहाउ बेटा हम 3 तरह की प्रोसेस थ्योरीज पढ़ेंगे। एक है हमारे पास एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, दूसरी है इक्विटी थ्योरी, और थर्ड वन जो है वो है गोल सेटिंग थ्योरी। अब बेटा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 18 में हम जो है वो इन थ्योरीज को डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इंशाल्लाह प्रोसेस थ्योरीज जो डिटेल है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, डिटेल जो है वो हम लेक्चर नंबर 18 में पढ़ेंगे।